हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक चर्चित अनुच्छेद जो इस समय चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से, 224A के बारे में। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो किसी भी हाई कोर्ट में एडहॉक जजेस की नियुक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है। मूल संविधान में था, लेकिन इसको समय समय पर हटा दिया गया, फिर ऐड कर दिया गया। तो जानेंगे आज हम उन सब सारी चीज़ों के बारे में। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ये तो हाई कोर्ट का हो गया, कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो एडहॉक जजेस की नियुक्तियों से संबंधित है। तो शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको विधि से संबंधित नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सभी की आपको जानकारी मिलती रहेगी, उससे रिलेटेड मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं आर्टिकल 224A के बारे में। ये भारतीय संविधान के भाग 6 में दिया गया है। अगर ये भाग 6 में है तो भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो आर्टिकल है 127A, इसका वर्णन किया गया है। सेम काम है दोनों का, ये हाई कोर्ट से संबंधित है और ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट में 224A में है, ये 127 में है। ये जो है भारतीय संविधान के सुप्रीम कोर्ट में भाग 5 में वर्णन है इसका, और इसका भाग 6 में वर्णन है। अब देखिए, बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। अभी हाल ही के कुछ दिनों में 20 अप्रैल 2021 को इसे फिर से जो है सक्रिय कर दिया गया, एक्टिवेट कर दिया गया। इसके पहले ये जो है डोरमेंट कंडीशन में पड़ा हुआ था। देखिए, तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है 2 से 5 वर्ष के लिए की जा सकती है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 58 से 60 साल से इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ था। अगर हम बात करें एडहॉक जजेस के बारे में, तो एडहॉक जजेस जो हैं, इनकी नियुक्तियां जो होती हैं ये 2 वर्ष से 5 वर्ष के लिए की जाती हैं। 2 वर्ष से 5 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा, पीटी में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, जो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है, सेवानिवृत्त जज है, उसे दोबारा से जो है एडहॉक जजेस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसकी हम वर्डिंग्स को देख लेते हैं कि क्या अनुच्छेद 224 के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, किसी भी राज्य का चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश है, फॉर एनी स्टेट में एट एनी टाइम, किसी भी राज्य के लिए किसी भी समय, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्य का जो उस राज्य का पर्टिकुलर जो चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति की सलाह से, सलाह पहले जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस, उस व्यक्ति से अनुरोध करेगा जो किसी भी हाई कोर्ट का जज के रूप में पद धारण कर चुका है। फॉर ए जज ऑफ दैट हाई कोर्ट आर एनी अदर हाई कोर्ट, प्रॉपर या तो उस हाई कोर्ट के लिए या फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के लिए। क्या कि टू सिट एंड एक्ट एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप उस पर्टिकुलर स्टेट में अपनी सेवा दीजिए, रिक्वेस्ट कर सकता है। जब ये रिक्वेस्ट करेंगे तो जो जज महोदय हैं, जस्टिस साहब, वो उस चीज़ को स्वीकार करते हैं तो उनकी नियुक्ति जो है प्रोसेस के माध्यम से कर दी जाएगी। अब देखिए, अगर बात करें कि ये अनुच्छेद 224 है, ये मूल संविधान में था कि नहीं था, तो जो मूल संविधान में 1949 में ये आर्टिकल एग्जिस्ट करता था, लेकिन कुछ कारणवश इसे 1956 में 7वें अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया, यानी डिलीट कर दिया गया। लेकिन 1963 में फिर 15th अमेंडमेंट से इसको ऐड कर लिया गया। तो पहले 1956 में हटाया गया और 1963 में इसको ऐड कर लिया गया। ऐड किया गया तो 15वें संशोधन से, हटाया गया था तो 7वें से। ध्यान रखिएगा, पीटी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है। पीसीएस में तो खैर नहीं, लेकिन आईएएस में आने की संभावना है। इसके अलावा जुडिशरी के जो एग्ज़ाम होते हैं एचजेएस या पीसीएसजे के लिए, उनमें भी संभावना है, पूछा जा सकता है। अगर अभी तक बात करें कि इस आर्टिकल 224A को कितनी बार प्रयोग किया गया, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसको 3 बार प्रयोग किया गया है। कब कब किया गया है? 1972 में, 1972 में पहली बार किया गया था। तो इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस सूरज भान को जो है एडहॉक जज के रूप में नियुक्त किया गया था। बेसिकली अभी तक इसका प्रयोग जो है 1 साल के लिए किया गया है। 1982 में जस्टिस पी वेणुगोपाल को मद्रास हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 साल के लिए इनको भी नियुक्त किया गया था एडहॉक जज के रूप में। तो पहले किसको नियुक्त 1972 में जस्टिस सूरज भान को, उसके बाद 1982 में जस्टिस पी वेणुगोपाल को, और इसके बाद 2007 में जस्टिस ओपी श्रीवास्तव को
इलाहाबाद की जो बेंच है लखनऊ में, यहाँ पे जो है 2007 में इनको अयोध्या केस के रूप में एडहॉक जज के रूप में नियुक्त किया गया था। देख लेते हैं क्राइटेरिया को कि क्या क्राइटेरिया है अनुच्छेद 224A के तहत एडहॉक जजेस की नियुक्त करने की कौन कौन सी शर्तें हैं, यानी ऐसे कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनमें एडहॉक जजेस की नियुक्तियां की जा सकती है। तो पहला, इफ़ वैकेंसीज आर मोर देन 20% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ, यानी जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, जैसे मान लीजिए अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, अगर यहाँ पे 40 वैकेंसीज हैं या 50 हैं तो इसका 20% निकाल लेंगे, कितना होगा 10। अगर यहाँ पे 50 में से 10 वैकेंसी खाली हैं तो यहाँ पे एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। कैसे होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो राष्ट्रपति से कंसल्ट करेगा और जो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी प्रयागराज हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश रह चुका है उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप आइए पर्टिकुलर इस काम को करिए। जितने टाइम के लिए नियुक्त की जाएगी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसको वही वरीयता दी जाएगी जो हाई कोर्ट के जजेस को मिलती है, यानी उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य वैलिड होगा जो वो अपनी इच्छा से करेगा, यानी जो न्याय के पद पर रहते हुए करेगा। अगला है कि केसेस इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी आर पेंडिंग ओवर फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 साल से ज़्यादा अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के केसेस पेंडिंग हैं तब भी एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। अगला है मोर देन 10% ऑफ बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस ओवर 5 ईयर, यानी 5 साल से 10% केसेस जो हैं बैकलॉग के रूप में पेंडिंग हैं तभी भी वहाँ पे नियुक्ति की जा सकेगी किसकी, एडहॉक जजेस की हाई कोर्ट में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात हाई कोर्ट की हो रही, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। इसके साथ साथ अगर रेट ऑफ डिस्पोजल इज लोअर देन दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ केसेस, यानी अगर हाई कोर्ट में दिन प्रतिदिन नए केस फाइल हो रहे हैं, मान लीजिए अगर 200 केस फाइल होते हैं और नियुक्तियाँ सिर्फ हो पाती है 120 130 की, तो यानी दिन प्रतिदिन 80-90 केसेस क्या हैं, एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 80 या 90 केसेस जो है बच जाते हैं। तो धीरे धीरे कोर्ट पे बर्डन बढ़ेगा और नए केसेस को ध्यान में रखते हुए एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है, इवन इफ़ देयर आर नॉट मैनी ओल्ड केसेस। अगला है कि अगर बहुत ज़्यादा पुराने केसेस पेंडिंग में नहीं है लेकिन कोई एक ऐसा अगर मैटर आया जो ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित है, ए सिचुएशन माउंटिंग एरियाज इज लाइकली टू अराइज, यानी उस पर्टिकुलर एरिया से निकल कर आती है जिस समय वो न्यायाधीश जो है वहाँ पे कार्य कर रहा था, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए द रेट ऑफ डिस्पोजल इज कंसिस्टेंटली लोअर दैट द रेट ऑफ फाइलिंग। तो जैसे अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन जिस व्यक्ति ने उस केस को सुनाया हुआ है अगर उससे निकल के कोई चीज़ आती है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, एडहॉक जजेस के पास जब वो काम करता है तो उसको कंप्लीट जज की पावर होती है, ध्यान रखिएगा जब तक के लिए करता है। आर्टिकल 224 है, एक चीज़ और कही जा रही है कि एक अल्टरनेटिव नहीं है, किसका नहीं है, थ्रू रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी जो न्यायालयों में हाई कोर्ट्स में जो रेगुलर वैकेंसी जाती हैं उसका ये क्या है, अल्टरनेटिव नहीं है, यानी इसके माध्यम से ये रेगुलर वैकेंसीज को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी जो हाई कोर्ट में एडहॉक जजेज हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, किस माध्यम से उनको हाई कोर्ट में नियुक्तियां दी जाएगी। तो देखिए, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल हैव अ पैनल ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट, यानी जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो जितने भी हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेज हैं उनका पैनल बनाएगा। जब पैनल बनाया जाएगा तो उसमें से जजेस के नाम को रिकमेंड किया जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो ये नाम रिकमेंड किए जाएंगे इसका जो मेथड होगा शुड बी साइंटिफिक एंड नॉट आर्बिट्रेरीनेस, यानी जो इसका मेथड होगा साइंटिफिक लॉजिकल होना चाहिए और आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, यानी ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो भी पैनल बनेगा वो राष्ट्रपति पहले क्या करेगा, उस चीज़ को पहले राष्ट्रपति अनुमोदित करेगा। अगर हम एडहॉक जजेस की नियुक्तियाँ करना चाहते हैं तो जो हाई कोर्ट का जज होगा चीफ जस्टिस वो राष्ट्रपति से पहले कंसेंट करेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ इस चीज़ को हो गया, दूसरी चीज़ इसलिए कहा गया कि आर्बिट्रेरीनेस को प्रमोट नहीं करना चाहिए, यानी बिल्कुल जो है मना किया गया इस चीज़ को। जैसे कोई कोई अगर जज है तो वो अपने जानने वाले किसी दूसरे जज व्यक्ति को यहाँ पे रिकमेंड ना कर पाए, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडहॉक जजेज जो हैं इन्हें पुराने केस दिए जाने चाहिए, यानी जो एडहॉक जजेज हैं जो जिनकी नियुक्ति की जाएगी इस प्रोसेस के माध्यम से, उन्हें जो है पुराने केसेस दिए जाने चाहिए, क्योंकि पुराने केसों से वे क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है, रिटायर्ड जजेज इज ए रेडी पूल टू टैलेंट, यानी रिटायर्ड जजेज जो हैं वो रेडी पूल ऑफ टैलेंट का मतलब क्या है कि वे त्वरित न्याय दे सकते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा अनुभव होता है, वे रिटायर हो चुके होते हैं लॉ की फील्ड में काम करते हुए, तो वो रेडी पूल ऑफ टैलेंट होते हैं, वो त्वरित न्याय दे सकते हैं, यानी इंस्टेंट जस्टिस को प्रमोट करते हैं, त्वरित न्याय। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो नए जजेज हैं या जो एग्जिस्टिंग जजेज हैं या जो एडिशनल जजेज हैं उन्हें नए मैटर देने चाहिए, जो एडहॉक जजेज हैं उनको पुराने मैटर देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टांस क्या है, सरकार क्या कह रही है? सरकार ने कहा है कि पहले हाईकोर्ट का कोलेजियम, यानी कोलेजियम क्या है, ये कौन सी बला है, अभी तक जो नियुक्तियाँ होती हैं हाईकोर्ट्स वगैरह में ये कोलेजियम के माध्यम से होती हैं, तो सरकार ने कहा है कि जो हाईकोर्ट का कोलेजियम है ये जो वैकेंसी हैं इनको फुलफ़िल कर ले, यानी ये वैकेंसी फिल कर लेगा तब हम इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कहा अगर ये वैकेंसी फुल हो जाएंगी तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जुडिशरी में वैकेंसीज ना के बराबर होती हैं, यानी जुडिशरी में नियुक्तियाँ जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती हैं, यानी 2-4 साल में कभी आ गई, इसीलिए ये जुडिशरी की हालत है प्रेजेंट टाइम में। अब अगर बात करें तो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, इसके द्वारा हमें डाटा मिलता है जितने भी न्यायिक प्रोसेस से रिलेटेड डाटा होते हैं। तो इसमें ये पता चला कि अभी हाल ही में 5 सालों में जो फाइल किए गए केस हैं, टोटल जो पेंडिंग केस हैं उनका 56% लास्ट 5 साल के हैं, यानी जो वर्तमान में केसेस पेंडिंग हैं उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 60% केसेस जो हैं पिछले 5 सालों के हैं, और जो बचे 40% केसेस हैं वो पिछले 5 से लगा के 20 वर्षों के हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस कहाँ पे हैं, तो ये 5 हाईकोर्ट के नाम आप याद रखिएगा, इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा, मद्रास, बॉम्बे, राजस्थान, यानी ये 5 हाईकोर्ट्स में जो केसेस हैं टोटल ये पेंडिंग केसेस हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, इलाहाबाद, पंजाब एंड हरियाणा, मद्रास, बॉम्बे, राजस्थान, ये जितने भी टोटल केसेस हैं इनका 54% पेंडिंग केसेस इन्हीं 5 हाई कोर्ट्स में है। उसका रीज़न क्या है कि आपको पता है कि यूपी के पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स होंगे, वहाँ पे उतनी ज़्यादा नए केसेस का क्रिएशन होगा। इसके अलावा अगर बात करें मद्रास हाई कोर्ट की, तो मद्रास हाई कोर्ट में वैकेंसी सबसे कम है, 7% के आसपास हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग में हैं, 5.8 लाख। पता नहीं क्या रीज़न है, आप लोग जानते ही होंगे बेहतर तरीके से। 5,80,000 केसेस मद्रास हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। इसके अलावा अगर बात करें कोलकाता हाई कोर्ट की, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 44% जजेस की वैकेंसीज हैं, लेकिन फिर भी सबसे कम केसेस जो हैं यहाँ पे पेंडिंग में हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2,70,000 के आसपास। अगर ओवरऑल बात करें कि हाई कोर्ट्स में कितनी पोस्ट वैकेंट हैं जजेस के लिए, टोटल जितने इंडिया में हाई कोर्ट्स हैं कितने हैं, 25 हैं, तो वहाँ पे 40% के आसपास, 40% के आसपास जो है वैकेंसी अभी सारे राज्यों के हाई कोर्ट्स में हैं। तो ये था हमारा जो है 224 का एक और भी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप आर्टिकल 224A हाई कोर्ट से संबंधित एडहॉक जजेस की नियुक्तियों को पढ़ते हैं तो आपको इस आर्टिकल को साथ में ध्यान रखना है। आर्टिकल 127 हो सकता है स्टेटमेंट में 224A की जगह पे 127 दे दे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ये भाग आपके 5 से संबंधित है और ये भाग 6 से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन जो है भाग 5 में किया गया है, हाई कोर्ट का वर्णन भाग 6 में किया गया था। तो ये था एक आर्टिकल 224A का एक बेहतर डिस्कशन हमने किया। यहाँ पे आपको सारे चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। आप कमेंट सेक्शन में अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको दबा के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।